चलिए अगर देखें रिडक्शन ऑफ एस्टर, बैठ जाओ भाई। रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर, एस्टर का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन ऑफ एस्टर लिखिए। Esters on reduction with Dibal H, DIBAL, DIBA और L छोटा और H, Dibal H। Esters on reduction with Dibal H form aldehyde, form aldehyde, form aldehyde। तो देखिए CH3 CH ये आइसो ग्रुप है, ये आइसो ग्रुप होता है। अब ये आइसो प्रोपाइल है, यहाँ पे मैं लगा दूँ CH2, ये आपका आइसो ब्यूटाइल है। ये ग्रुप आपका 2 बार है, फिर आपका Al3+ है और आपका H- है। तो ये आपका बन जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। ये आपका बन जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम। इसकी भी कहानी है, हैं? कहानी बनाई है आपने इसकी? हाँ, इसकी भी कहानी है। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डिबाल है ये, तो डिबाल H इसको बोलते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी अगर आप रिएक्शन करते हो, जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, इतना दिख रहा है ये आपको, एस्टर का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, इसको अगर आप डिबाल H के साथ करते हो, डिबाल के साथ H3+ भी है, नहीं सिंपल डिबाल नहीं है, तो इसके साथ सिंपल यही है DIBALH। तो ये वाला जो पार्ट है इसको ये बदल देता है CH3 C डबल बॉन्ड OH में, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये आपका अल्कोहल में बदल जाता है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है ना। C2H5OH, तो ये हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिल गया, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमने एस्टर लिया है, एस्टर के साथ हमने क्या किया है, ईट वर्ड यूज किया है ना। ईट था ना, बच्चों के लिए क्या सही नहीं था, कोका कोला और ईट। कोका कोला और ईट को B2H6 नहीं कर पाता था, तो ईट की दीवार, ईट की दीवार हाँ, ईट की दीवार, वर्ड दीवार होता है, जैसे हम बोल देते दीवार है, ये जहाँ तक मुझे लगता है एग्जैक्ट वर्ड दीवार है, दीवार है, हैं? आप गांव से बिलोंग करते हो? हाँ, आपको लगता है कि वो बस दीवार। तो दीवार वर्ड भी मैंने सुना और दीवार भी सुना, दोनों वर्ड सुने मैंने। जैसे ये है, इसको दीवार भी बोल देते हैं, दीवार भी बोल देते हैं। तो ईंट की तुम दीवार याद कर लो, दीवार है ना कि दीवार, तो वो ये वाली दीवार है ये वाली ही दीवार है वो दीवार। अच्छा, दीवार ये है कि दो भाई में सेपरेशन, तो दीवार ये काम करती है। लेकिन दीवार वर्ड भी कई बार इसको बोलते हैं, ठीक है, दीवार बोल लो या दीवार बोल लो, ईंट की दीवार बोल लो, ठीक है। एस्टर है और दीवार है, तो एस्टर, तो देखिए एस्टर होगा आपका, और एस्टर के साथ डिबाल आपका DIBALH, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि ये आपको इसमें बदलेगा। वहीं आप ये याद रखिए, वहीं आपको ये याद रखना है
कि अगर आपने यहाँ पे डिबाल H नहीं लिया होता, ये आपने ये लिया होता CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो अगर आपने यहाँ पर ये लिया होता LiAlH4 अगर आपने लिया होता तो LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इस पार्ट को तोड़ता, रिड्यूस करके इसको बना के देता आपको ये CH3 और CH2OH, और इस पार्ट को तो वो C2H5OH बनाता ही, तो दोनों खैर यही बन जाते। लेकिन इस वाले को भी वो एल्डिहाइड बनाता और एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करता और आपको एल्कोहल देता। तो इसलिए हमें LiLH4 का माइल्डर वर्जन चाहिए जो बनने वाले एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस ना करे। ठीक है, तो ये यूज करते हैं यहाँ पर डिबाल H। लिखिए इसको। हो गया। और यही नोट करके एक पॉइंट और लिखिए, ये पहला पॉइंट है कि भाई अगर LiLH4 के साथ किया होता तो ये बन जाता। दूसरा एक और है, डिबाल H ऑल्सो रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एल्डिहाइड बना देता है ना, एस्टर को भी और उसको भी। तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और अगर आप यहाँ पे लेते हैं डिबाल H DIBALH, तो ये इसको भी रिड्यूस करके CH3 C डबल बॉन्ड OH आपको बना के देता है। तो एस्टर को भी और कार्बोक्सिलिक एसिड को, दोनों को डिबाल H आपको एल्डिहाइड बना देता है। अगला देखिए, नेक्स्ट लिखिए रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल फोर्थ है ये, रिडक्शन ऑफ, ये लिख लिया है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। CN ग्रुप को नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N RCN, और आपने यहाँ पे ले रखा डिबाल H AlH, तो ये इसको रिड्यूस करके आपको RC डबल बॉन्ड OH ये दे देता है। कैसे याद रखेंगे इसको? CN का मतलब चीन, चीन की दीवार, चीन की दीवार नहीं है, चीन की दीवार, चीन की तो दीवार फेमस है, देखो है ना, चीन की दीवार। अगर ये अच्छा नहीं लग रहा तो CN क्या है? CN कंकड़ की दीवार, बहुत दीवार है मेरे पास, कंकड़ की दीवार, छोटे छोटे कंकड़ गिट्टी उससे दीवार बना रखी है। तो कंकड़ की दीवार या चीन की दीवार। डिबाल आपको पता रहना चाहिए, डिबाल
पूरी केमिस्ट्री में यहाँ 2 जगह पे आपको या 2 या 3 जगह पे दिखेगा। तो डिबाल आपको स्पेसिफिक है, वो हर जगह नहीं दिखेगा। LiLH4 आपको बहुत जगह दिख जाएगा, NaBH4 आपको बहुत जगह दिख जाएगा, लेकिन डिबाल या कौन सा था लाभ आपको यहीं पे, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहीं पे बस दिखेगा। बस आपको पता रहना चाहिए कहाँ था, ये आपका काम हो जाएगा। चलिए हो गया। अगला देखिए, ये कौन सा हो गया, 5वां है ना। तो बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड्स। देखिए जैसे आपके पास ये है CH3 CH2 CH, 2 Cl है यहाँ पर, है ना, Cl मान। आप इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 और CH OH और OH। एक कार्बन पर 2 OH यूजली स्टेबल नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। कई बार स्टेबल भी हैं, वो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये एक वाटर का लॉस कर देते हैं और आपको क्या दे देंगे, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH, आपको मिल गया एल्डिहाइड। अगर ये जेमिनल आपका बीच में है तो कीटोन भी मिल सकता है। तो देखिए CH3 Cl ये बीच में लगा हुआ है, CH3 सेम रिएक्शन आपकी यही एक्वस NaOH, CH3 COH OH। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप यूजली स्टेबल नहीं है, तो एक H2O लीव कर देंगे और आपको मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है, लिखिए इसको। यहीं पे नोट करके एक चीज़ और नोट करके एक और देखिए, अगर आपके पास ये है RCX3, एक ही कार्बन पर 3 X लगे हुए हैं, तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आप एक्वस NaOH लेके आएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा RCOH थ्राइस, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड OH, तो मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें बीच वाला कोई रोल नहीं हो सकता, साइड वाला ही हो सकता है। जेमिनल डाइहैलाइड होते हैं, स्टेबल होते हैं ना जेमिनल डाइहैलाइड। हाँ ये स्टेबल है, एक उस पर 2 Cl रहते हैं।
चलिए नेक्स्ट हो गया बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। 6th मेथड है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अभी कौन सा था ये? 6th है ना। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। देखिए 2 रिएक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसे OMDM भी बोल देते हैं। मरकरी है तो मार्कोनी कोव है ना। मरकरी है तो मार्कोनी कोव है, ये ध्यान रखना। और मार्कोनी कोव के थ्रू किसका एडिशन? H एंड OH का एडिशन। एडिशन ऑफ, आप यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन ऑफ किसका? H एंड OH का एडिशन करेंगे आप मार्कोनी कोव रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपके पास एल्काइन है। और यहाँ पे मैं क्या लेके आ रहा हूँ? 2 स्टेप में रिएक्शन है। पहले स्टेप में रिएक्शन आपकी है ये CH3 COO ट्वाइस HG THF यहाँ पर सॉल्वेंट है। पहले स्टेप में ये रिएक्शन है, H2O ये भी है। पहले स्टेप में तो ये है आपका, और दूसरे स्टेप में आपका है NaBH4, NaOH। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन है और ये डीमर्क्यूरेशन है ना। तो यहाँ पर आपको ये मिलता है RCH2 मार्कोनी कोव के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड C, मार्कोनी कोव के अकॉर्डिंग H वहाँ लगा दी जहाँ पहले से ज़्यादा H है, तो ये आपका CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा OH। तो आपका क्या होता है? ये टोटमराइज हो जाएगा, है ना। देखिए बॉन्ड तो चला जाएगा यहाँ और H आ जाएगा आपका यहाँ, तो टोटमराइजेशन। टोटमराइजेशन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा? RCH2 C डबल बॉन्ड O CH3, आपको एक कीटोन मिल गया। ठीक है, आपको एक कीटोन मिल गया। और दूसरा मेथड देखिए बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO है ना। जो HBO चैनल है ना, ये HBO चैनल तो टीवी तो कोई देखता ही नहीं होगा। HBO चैनल पे एंटी नेशनल चीज़ें दिखाते हैं, हम ऐसा मानेंगे, हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं दिखाता। HBO चैनल पर एंटी नेशनल चीज़ें दिखाते हैं। तो एंटी का मतलब एंटी मार्कोनी कोव एडिशन करना है। किसका करना है? H एंड OH का एंटी मार्कोनी कोव आपको एडिशन करना है। तो सेम सब्सट्रेट ले लेता हूं मैं यहाँ पर RCH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें भी 2 स्टेप में रिएक्शन है। पहले तो हाइड्रोबोरेशन है, यहाँ पर क्या है आपका BH3.THF है, और सेकंड आपका यहाँ पर है H2O2, NaOH। ये आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो अब H वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे पहले से कम है, तो यहाँ पर आपका RCH2 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका OH। अब बॉन्ड तो चला जाएगा इधर और H आ जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा। तो अब आपका क्या टोटमराइज हो जाएगा। टोटमराइजेशन आपका हो जाएगा और आपको मिल जाएगा
CH2 CH2 और CH डबल बॉन्ड O, आपको एक ये एल्डिहाइड मिल जाएगा, आपको एक ही एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसमें कीटोन मिल रहा है, इसमें एल्डिहाइड मिल रहा है, इसमें भी आपको एल्डिहाइड मिल सकता है अगर आप एसिटिलीन ले लेंगे तो। इसमें आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, इसमें एल्डिहाइड ही मिलेगा, इसमें कीटोन नहीं मिलने का। नहीं, इसमें भी मिल जाएगा, अगर आप इधर भी एक ग्रुप ले लेंगे तो मिल जाएगा, इधर भी एक ग्रुप ले लीजिए तो इसमें भी कीटोन मिल सकता है। जैसे OMDM में एंटी एडिशन होता है, इसमें सिन एडिशन होता है। OMDM में एंटी और इसमें सिन। हाँ, इसमें सिन तो काम का है, उसका एंटी का जिक्र किसी किताब ने किया नहीं है। एंटी टाइप से है, इसमें HBO वाले में तो सिन्स के थ्रू क्वेश्चन बना देगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन बनाते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, अटैक हम एंटी टाइप से ही दिखाते हैं। आपने IL फिनार पढ़ी है? हैं? IL फिनार? फिनार मैंने नहीं पढ़ी है। ये सबसे बढ़िया बुक है केमिस्ट्री की पूरी दुनिया में। है? ऐसा क्यों? मतलब क्लेडन है? स्कूल के केमिस्ट्री वाले सर बताते हैं। मैं कोई बहसबाजी नहीं करता इस सब चीज़ों बातों पे, है ना। क्लेडन पढ़ी है मैंने। हाँ, तो उससे क्या, तुम आगे बोलो ना। सर, उनके हिसाब से हमें अब तक सारी बुक्स को पढ़ देना चाहिए था, सारी फॉरेन राइटर की, मतलब जो भी केमिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें पढ़ देना चाहिए था, और हमें हर चीज़ तो पता होनी चाहिए थी, जो भी वो पूछे हमारे मुंह से फट से जवाब निकलना चाहिए था। नहीं, हम 2 साल से कोचिंग कर रहे हैं। तुम्हें अभी तक फॉरेन राइटर की तो कोई किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। फॉरेन राइटर किताब पढ़ने से नुकसान होएगा तुम्हारा। तुम्हें अगर पढ़नी है तो इंडियन राइटर किताब पढ़ो। तो उनके हिसाब से हमें अब तक सब पढ़ देना चाहिए था, मतलब टोन मार के देते हैं कि तुम तो कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता, कुछ भी पूछ लेंगे, अगर किसी में नहीं आया जवाब तो टोन मारेंगे कोचिंग करने। देखो भैया, मैं खुद पढ़ा, मैं IIT तक पहुंचा और इतने साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ये सब चीज़ें फालतू की बकवासबाजी है ना। इतने सालों से मैं पढ़ने के बाद जब मैं नहीं पढ़ पाया तो मैं किसी स्टूडेंट को कैसे कह दूँ कि तू जाकर वहाँ इतनी किताब पढ़ ले। पढ़नी भी है तो भाई इंडियन ऑथर की किताब पढ़। फॉरेन राइटर किताब में जैसे वो किताब है, ये है पीटर साइक्स है। हाँ, पीटर साइक्स जो किताब है पतली सी है, उस किताब को पढ़ने में दिमाग गर्म हो जाता है। कैसे? उसने एक चैप्टर शुरू किया, उस चैप्टर में वहाँ पे उसने कोई डायग्राम बनाया, उस डायग्राम को नाम दे देगा। जैसे चैप्टर नंबर 6 है तो उसे नाम दे देगा 6.1। अगला फिर कोई डायग्राम आया उसी से रिलेटेड 6.1.a ऐसे दे देगा। फिर अगर 10 पन्ने बाद जिक्र कर रहा है ना तो वो बोल देगा कि 6.1.a में जो चीज़ थी उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं ये लिख रहा हूँ। अब पन्ना पलट कर देखो 6.1.a क्या है ये। तो उसे पढ़ते पढ़ते इतना पेशेंस चाहिए। आप 10वें पन्ने पर सोचो, पहले पन्ने के डायग्राम की बात कर रहा है वो, फिर आप पन्ना पलटो, अच्छा इस डायग्राम की बात कर रहा है, वो दोबारा डायग्राम नहीं बनाएगा ऐसे। तो बहुत पेशेंस चाहिए और बहुत टाइम चाहिए। अगर आप टीचर हो तो आपके पास बहुत टाइम है, केमिस्ट्री पढ़नी है, स्टूडेंट को थोड़ा ना पढ़ना है। जैसे मैं था, मुझे मोरिसन बॉयड किताब बहुत अच्छी लगने लगी थी, फॉरेन राइटर की है, उससे मेरा नुकसान हुआ क्योंकि मैं उसे ज़्यादा टाइम देता था। आप अगर केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो ना, केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो और आपकी सिलेबस ख़त्म हो चुका है और आपके पास 3 घंटे हैं, तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि 3 घंटे ऑर्गेनिक बैठ के पढ़ना। एक घंटा फिजिकल पढ़ना, 1 घंटा इनऑर्गेनिक, 1 घंटा ऑर्गेनिक। हमेशा इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक। 15-20 साल से ऑर्गेनिक का सिलेबस ना बड़ा घटा नहीं है। अप टू 12th, हाँ, अप टू 12th तो वही है, बोर्ड्स में भी और उसमें भी। अप टू 12th तो वही है। देखो, इन सब एग्ज़ाम की इज्जत वही कर सकता है जिसने या तो एग्ज़ाम को खुद निकाला हो या जिसका बेटा वगैरह निकालने वाला हो। जैसे हमारे जो प्रोफेसर थे वो हमारी बड़ी इज्जत करते थे, है ना। जैसे जो एक प्रोफेसर थे VK सक्सेना, वो हमें काफ़ी इज्जत देते थे क्योंकि उनका बेटा खुद एग्ज़ाम देने वाला था JEE मेन का। करे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अरे मेरे बेटे को थोड़ा पढ़ा दिया करो।
क्योंकि उनका बेटा जो है नॉर्मल था, तो उन्हें पता था कि ये पता नहीं कैसे निकाल पाएगा, IIT धनबाद तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। तो उन्हें पता था कि इस एग्ज़ाम को निकालने में बहुत मेहनत लगती है। तो या तो किसी का बेटा बेटी एग्ज़ाम निकालने वाला वो आपको रेस्पेक्ट देगा कि हाँ इसने एग्ज़ाम निकाला है, या उसने खुद निकाला, उसे पता है कि कितनी मेहनत लगती है। और तो सब बकलोली कर सकते हैं कि तूने ये कर दिया वो कर दिया, तू इतनी रैंक क्यों नहीं लाया, तू 5 रैंक क्यों नहीं लाया, AIR 100 क्यों नहीं ले आया। भाई AIR के मतलब 1 के आगे 5 0 लगा लो, इतनी रैंक भी लानी मुश्किल पड़ जाती है कई बार अगर तैयारी ना हो। मोबाइल नंबर में भी रैंक आ जाती हैं 10-10 लाख भी तो रैंक आती हैं। जैसे मेरा दोस्त का भाई है, वो जब AIEEE इसका नाम था, तो उस टाइम बैठते थे उसमें बैठते थे लगभग 10 लाख बच्चे। तो उसकी वो एग्ज़ाम दे के आया और उसकी रैंक आई 5 लाख। तो वो कहने लगा, दोस्त अरे यार वरुण तूने तो नाक कटा दिया, 5 लाख कोई रैंक भी होती है। तो दूसरा दोस्त वो क्या कह रहा है, हट ऐसे क्यों देख रहा है, ये तो देख 5 लाख पीछे धकेले 5 लाख तो इससे भी खराब है ये भी तो देख, मोटिवेट भी तो कर इसको। सोच 10 लाख में से 5 लाख है तो 5 लाख तो इससे भी खराब बैठे हैं, 5 लाख तो इसमें पीछे धकेले, हट पीछे तो ऐसा मोटिवेट करो। तो 10 लाख है तो 10 लाख भी तो रैंक आती होगी ना किसी की। हाँ तो ऐसा नहीं मानो। चलिए अगली रिएक्शन है रीमर टीमन रिएक्शन। अगेन पढ़ चुके हैं हम यहाँ पे, है ना, मैं नाम लिख देता हूँ बस अब। सेवेंथ है ना, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है आपका, फिनोल है, क्या है, फिनोल है, साथ में क्या है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और साथ में क्या है NaOH है, और फिर आपका क्या बन जाता है यहां पर आपका OH CHO, ये आपका क्या बनता है मेजर, और साथ में आपका यहां पर क्या है OH CHO, और ये आपका बनता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट अब बने हैं ये फिनोल नहीं बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे बेंजल्डिहाइड्स, मतलब एल्डिहाइड्स हैं, क्योंकि जो CHO ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी OH से हाई है। ठीक है, तो ये बेंजल्डिहाइड के कंपाउंड है, ना कि फिनोल के कंपाउंड, और ये रिएक्शन हम डिटेल में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए ES के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कई सारे इसमें रिएक्शन हम देखेंगे। बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें 2 रिएक्शन है, एक तो है एल्काइलेशन, एक है एसाइलेशन। तो मैं यहाँ पे दोनों पहले बताना चाहूँगा। एसाइलेशन में तो हम बेंजीन पर RC डबल बॉन्ड O ये जोड़ देते हैं, और अगर आपको याद हो एक होता है एल्काइलेशन, साथ में ही एल्काइलेशन में हम बेंजीन रिंग पर R जोड़ देते हैं। तो अब हम चलाने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, आपने लिया बेंजीन के साथ आपने लिया यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O Cl एसिड क्लोराइड लिया आपने, प्लस साथ में कैटलिस्ट लेना पड़ेगा AlCl3, Cl को एज ए Cl माइनस निकाल लेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, तो ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल, और ये फिर इसका अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये C डबल बॉन्ड O और आपका R, आपको एक कीटोन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू पहली रिएक्शन हमने देखी। इसको लिखिए जरा,
चलिए इसमें 3 रिएक्शन और हैं, ये लिखिए, इधर लिख देता हूँ, है ना। नेक्स्ट इसमें गटरमैन रिएक्शन, GATTERMAN, एक एन है, 2 एन है, 2 एन है, गटरमैन रिएक्शन। और इसी में एक और है, सी है, गटरमैन कोच। गटरमैन के साथ एक साइंटिस्ट और है, कोच रिएक्शन। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है आपका, आपके पास है बेंजीन, आपने लिया यहां पर HCN, HCl और साथ में AlCl3, और ये आपका लगा देता है बेंजीन रिंग पर CHO, मतलब बेंजल्डिहाइड बना देता है, CHO बेंजल्डिहाइड बना देगा। यहाँ पर क्या है आपका, सेम बेंजल्डिहाइड है, सॉरी बेंजीन है, यहाँ पे आपका है CO, HCl और प्लस आपका AlCl3, और इससे आपको मिल जाएगा M बेंजल्डिहाइड CHO। कैसे याद रखोगे, गटरमैन रिएक्शन में क्या, गटरमैन कोच में क्या है ना। देखिए यहाँ पर OC दिख रहा है, तो ये आपको ये दिखिए, कोच है तो उसने CO यूज किया है, यहाँ पे आपको कनेक्ट हो जाएगा, तो गटरमैन कोच है। डी देखिए, इटार्ड रिएक्शन, ETARD, इटार्ड रिएक्शन। इसमें बेंजीन प्लस CrO2Cl2, ये क्रोमल क्लोराइड है, और अगेन आपको मिलता है इसमें बेंजल्डिहाइड। तो ये चारों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से चलती हैं और आपको बेंजल्डिहाइड देती हैं। बेंजल्डिहाइड उसमें कीटोन है वो। ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? नहीं, अब ये चर्चा खोलोगे तो फिर हमें ES के पत्ते खोलने पड़ेंगे, तो बड़ी कहानी है, फिर हम इधर से उधर चले जाएंगे। अभी आप ये देखिए, CO तो डायरेक्ट अटैच कर सकता है ना, जैसे CO2 कर रहा था, जैसे CO2 कर रहा था ऐसे CO भी तो जुड़ सकता है ना। CO जुड़ जाएगा, HCl से H मिलेगा। नहीं, उसमें गैटरमैन वाली में ऊपर वाली में तो ऊपर वाली रिएक्शन में ये कहाँ से आया, हाँ ऊपर वाली रिएक्शन में कहाँ से आता है, इसमें H2O भी होगा फिर साथ में, कहीं ना कहीं H2O भी है इसमें, हाइड्रोलिसिस है इसमें, फिर कहीं ना कहीं हाइड्रोलिसिस स्टेप भी है इसमें। जैसे जब हम वो करते थे ग्रिग्नार्ड वाले में HCN मतलब कि RCN पे करते थे, RCN का फिर हाइड्रोलिसिस करते थे, वो टूटता था, एक NH4+ और एक C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस स्टेप और है, और लिख लेना, मैं भी लिख लेता हूँ।
स्टीफन्स मेथड बाय स्टीफन्स मेथड 9th है, मेरे में 10th क्यों आ रहा है? अच्छा ये वाला 9th है, ये 7 8 रिमेन टीमेन वाला कौन सा नंबर था? अच्छा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ ही मैंने कर लिया, ठीक है 9th है ये। यहाँ पर देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, इससे पहले हम रिएक्शन करते हैं SnCl2 प्लस HCl की, तो आपको ये मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपको मिलता है। इमाइन है ये आपकी इमाइन है। फिर अगले स्टेप में हम इनको H2O हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब आप इसको करोगे तो देखिए ऐसा चलता है RCH डबल बॉन्ड NH, आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे H इधर और OH इधर, ठीक है। फिर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे H इधर और OH इधर, है ना। तो यहाँ पे CH 2 OH जुड़ेंगे और 2 H से फिर एक H2O निकल जाता है, तो RCH। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस इसका होगा, तो आपको मिल जाएगा RCHO, ऐसा रिएक्शन है ये, ठीक है। दैट मीन्स ये जो SnCl2 HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस कर देता है। H इधर जुड़ गया, एक पाई बॉन्ड हटा, H इधर, सिंपल रिडक्शन है। और रिडक्शन के बाद फिर हाइड्रोलिसिस से ब्रेक हो गया। ब्रेक ऐसे होता है, एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे H इधर जोड़ोगे, OH इधर जोड़ोगे, अगला पाई बॉन्ड तोड़ोगे H इधर OH इधर, तो RCH OH और 2 H से एक H2 निकल जाता है, ठीक है। हो गया। अब अगला बड़ा वो है टॉपिक है, लिखिए चलिए, बाय क्लीवेज ऑफ एल्कीन। अब यह है 10वां, है ना। बाय क्लीवेज ऑफ एल्कीन, एल्कीन्स दो तरीके से हम कर सकते हैं। क्लीवेज का मतलब है कि एल्कीन को 2 पार्ट में ही तोड़ देना। एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा एक पाई। एक तो आप ये काम कर सकते हैं, पाई बॉन्ड तोड़ के कुछ ए बी जोड़ दिया, तो इससे एल्कीन क्लीव नहीं हुई, डिसोसिएट नहीं हुई। क्लीवेज का मतलब पूरा पाई बॉन्ड तोड़कर 2 टुकड़ों में बांटना है। तो यहाँ पे देखिए बाय ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिटेल में ओजोनोलाइसिस नहीं पढ़ेंगे, एल्कीन में है वो। यहाँ पर देखिए CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मान लो आपके पास ये है। तो यहाँ पर पूरा आपके पास ये इस टाइप से होता है। पहले स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओजोन गैस उसमें पास करते हैं, है ना। ओजोन गैस पास करते हैं, तो ओजोन एक ब्लू कलर का लिक्विड है, लिक्विड में वो ब्लू कलर की है। तो एल्काइन के अंदर ओजोन तब तक पास कर, जब देखिए जब तक ओजोन इसके साथ रिएक्ट कर रही है वो कंज्यूम होती जा रही है ना। ओजोन
जब तक एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रही है वो कंज्यूम होते जा रही है, और जब वो कंज्यूम होना बंद हो जाएगी तब उस सॉल्यूशन में एक्सेस ओजोन हो जाएगी, सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है, उसके बाद रोक देते हैं। तो पहले स्टेप में हम लिखते हैं O3 और यहाँ पर आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पर इसके साथ CH2Cl2, यूजुअली CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट है, और साथ में -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे चलता है, मतलब ड्राई आइस में रख के रखते हैं। ये सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि O3 तो आपको पता है, ये सब आलतू फालतू दे दिया तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि CH2Cl2 कहाँ जोड़ दूँ, कहीं नहीं जोड़ना, वो सॉल्वेंट है। इस टेम्परेचर का क्या कर लूँ, टेम्परेचर ये देखिए, ये रिएक्शन अब से 50 साल पहले की हैं। अगर आप आज को कोई रिएक्शन है जो कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करनी है या -100 पे करनी है, तो आपके पास जो है रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर एग्जैक्ट ला सकते हो। -100 पे करनी है, -70 पे करनी है, लेकिन अब से 50 साल पहले अगर आपको किसी रिएक्शन को कम टेम्परेचर पे करना है तो आप क्या करोगे, उस जो फ्लास्क है उसे आइस में रख लो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगी। उससे भी कम पे करनी है तो क्या कर रहे हो, ड्राई आइस रख लो, CO2। तो ड्राई आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आपको और कम पे करनी है तो ड्राई आइस में आपने फ्लास्क रखा, तब आप रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। तो इसलिए -78 है ड्राई आइस का मेल्टिंग पॉइंट। फिर सेकंड स्टेप में आप इसको, जो यहाँ पर बनता है इंटरमीडिएट बनता है, आप उसको ब्रेक करते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, जिंक, और जिंक के साथ आप H2O ले सकते हो, या जिंक के साथ आप CH3COH ले सकते हो, या आप यहाँ पे CH3 2S डाइमिथाइल सल्फाइड, Me2S इसको लिख देता है, ये ले सकते हो। इन तीनों से ले सकते हो। ये तीनों के तीनों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड भी फर्दर कीटोन तक ऑक्सीडाइज हो सकते थे। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पर वाटर सिंपल ले लेते, जिंक नहीं लेते, तो फिर आपको ऑक्सीडाइज, देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे और फिर बोलेंगे ओले ओले हल्का होले, है ना, तो हल्का हो जाएगा। ये अभी भारी है तो आपका हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, आपको ये एल्डिहाइड मिल गया, और साथ में आपको ये CH डबल बॉन्ड O, और आपका ये CH3। अगर मैं यहाँ पर जिंक नहीं लेता, सिविल वाटर लेता, तो ये इन्हें फर्दर ऑक्सीडाइज करके RCOH और CH3COH बना देता। उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद ये करना है। अब आगे यहाँ पे देखिए, अगर आपका यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये CH3 और CH3 है, तो सेम यही पूरा का पूरा लिख लेना। तो आपको क्या होगा, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर इस वाले टुकड़े से आपको क्या मिलेगा, इस वाले से आपको कीटोन मिल जाएगा। मतलब दैट मीन्स यहाँ पर आपको एसीटोन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको कीटोन मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये मेथड है आपका ओजोनोलाइसिस, और इसमें हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस यूज करते हैं, ठीक है। लिखिए,
हो गया। अगला देखिए, ये लिख लिया सबने। इसमें बी मेथड है। क्लीवेज ऑफ एल्कीन बाय बेयर्स रिएजेंट। क्लीवेज ऑफ एल्कीन by Bayer's reagent followed by HiO4। यह है पर आयोडिक एसिड, यह है पर आयोडिक एसिड, PERIODIC एसिड। पीरियडिक नहीं है ये, पर आयोडिक है ये, ठीक है, पर आयोडिक एसिड। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट आपका होता है कोल्ड, हाँ, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, ये होता है बेयर्स रिएजेंट। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये आपके पास एल्कीन है। मैंने इसे ऐसे बना के लिखा है ना। आप पहले इसकी रिएक्शन करेंगे, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। KMnO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आदमी एक गिलास में 20-30 ग्राम KMnO4 घोल के पी जाए तो हो सकता है, मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर देगा अंदर सब जाके। KMnO4 दुकान में मिल जाता है मेडिकल स्टोर पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ KMnO4 को लाल दवा बोलते हैं। जो पहले पुराने कुएं रहते थे, कुओं में छोटे छोटे वे कीटाणु टाइप से वो जो कीड़े से होते हैं वो ना पड़ने लगे, तो क्या करते थे, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट घोलते थे और उसको कुएं में डाल देते थे। तो जितने भी चीज़ें हैं उन सबके जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनके शेल को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो मर जाते हैं। तो KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब हम ऑर्गेनिक में यूज हैं, नहीं, पहले उसको डाल देते हैं, फिर 1-2 दिन तक उस कुएं से पानी नहीं पीते हैं। पुराने टाइम की बात है, उस कुएं से पानी नहीं पिया जाता था। 1-2 दिन में पूरी रिएक्शन खत्म हो जाती थी, फिर पीते थे। हाँ, तो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो पहले क्या क्या ठंडा करने के लिए क्या किया, एसिडिक मीडियम होता तो स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो एल्कलाइन किया, डाइल्यूट लिया, ठंडा किया, तब जाके इतना असर कर रहा है। इसमें से कोई भी चीज़ आपने हॉट कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, तो पूरे दोनों बॉन्ड को उड़ा देगा। अभी ये एक बॉन्ड को उड़ाएगा, एक बॉन्ड को करने के बाद ये बना देगा CH3 CH2 CH, फिर आपका यहाँ पर CH और आपका यहाँ पर CH3, और जो एक बॉन्ड टूटा है उससे यहाँ पर OH और OH आपका यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, ये जुड़ जाता है। अब हम बात करेंगे HiO4 की। पहले HiO4 को यहाँ पर देखिए, ये जो एक कंपाउंड होता है HiO4 या सेम उसी टाइप का काम करता है ये CH3COO4Pb टेट्रा एसीटेट लेड करता है। ये क्या करते हैं, C एडजेसेंट कार्बन पर आपको OH जुड़ा हुआ दिख रहा है, एडजेसेंट कार्बन पर आपको OH है, एडजेसेंट कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड O है,
एडजेसेंट कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मान लो OH है ना। एडजेसेंट कार्बन पर आपको CHO और यहाँ पर आपका COH इस तरीके से है। इस टाइप के अगर आपके सिस्टम हैं, आपको सिस्टम दिख रहे हैं और आप इनको HiO4 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो HiO4 इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और इन रेस्पेक्टिव कार्बन को एक बार ऑक्सीडाइज कर देता है। दैट मीन्स अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये इसको तोड़ के C डबल बॉन्ड O इस टाइप से और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O टाइप से ये बना देगा। इसको तोड़ेंगे तो ये तो पहले से C डबल बॉन्ड O है, इसको तोड़ के ये C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH इस टाइप से बना देता है। ठीक है, ये आपका काम करता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर HiO4 के साथ, तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा और जो रेस्पेक्टिव कार्बन है उनको वन टाइम ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, वन टाइम ऑक्सीडाइज करेगा। इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो CH3CH2 CHOH को ऑक्सीडाइज होकर बन जाएगा CH3CH2 CHO और ये बन जाएगा CH3CHO। तो आपका ये बना देगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH और साथ में इसको बना देगा CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कर देता है। कई बार ये रिएक्शन सक्सेसिवली ऐसी दी जाती है, डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं देगा, पहले आपको ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, तो फिर ये पूछेगा। इसी फैशन में देता ही है ना। लिखिए HiO4 इस टाइप के जो भी सिस्टम दिख रहे हैं उन्हें तोड़ देता है बीच में से और तोड़ने के बाद वन टाइम ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं साथ में बता दूँ, क्या पता है HiO4 कभी और आए नहीं आए, है ना। मान लीजिए आपके पास ये है, ये रहता नहीं, जब आपके पास रहता है ये CH2OH HOH HOH OH H OH और CHO। ठीक है, इसकी जब आप HiO4 के साथ रिएक्शन करते हो, देखिए यहाँ पे एक बार देखिए, ये जो भी ये हमने लिया है डी ग्लूकोज, है ना, हमने लिया है यहाँ पर डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर कार्बन का नंबर असाइन कर लो 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 1 और 2 के बीच का बॉन्ड क्या उस कंडीशन में आ रहा है? HiO4 केवल उसी टाइप के बॉन्ड को टच करता है। क्या 1 और 2 के बीच का बॉन्ड उस कैटेगरी में आ रहा है? आ रहा है। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे अल्कोहल। 2 और 3 के बीच का आ रहा है, 3 और 4 का आ रहा है, 4 और 5 का आ रहा है, 5 और 6 का आ रहा है। तो यहाँ पर 5 बॉन्ड ऐसे आए हैं। ये बॉन्ड टूटा, 1 मोल HiO4 लगेगा। ये बॉन्ड टूटा, 2 मोल लगेगा। ये टूटा, 3 लगेगा। ये टूटा, 4 लगेगा। ये टूटा, 5 लगेगा। तो यहाँ पर आपका 5 मोल ऑफ HiO4 लगेगा। जब ये होगा तो रिटर्न में आपके 5 मोल ऑफ HiO3 ये वापस फेंक देगा। ये जब ऑक्सीडाइज होगा, CH ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन का सिस्टम ऑक्सीडाइज हो चुका, क्या बन जाएगा? HCOH। CHO तो एल्डिहाइड तो पहले से ही है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जाएगा? HCOH बन जाएगा, है ना। ये देखिए, अब ये वाले 2 नंबर को देखिए, पहले इधर से ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्डिहाइड बन गया और फिर इधर से फिर ऑक्सीडाइज हुआ तो फिर से एक कार्बन का सिस्टम क्या बन जाएगा? देखो, ये पहले अल्कोहल है। अगर एक बार ऑक्सीडाइज हुआ हो तो मान लो यहाँ से इधर एक साइड से ऑक्सीडाइज हुआ तो एल्डिहाइड बनता और एक बार फिर ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बन 2 तो इधर से भी दोनों साइड से हुआ ना, 2 बार हुआ ना। कार्बन 2 पे इधर से छुरी चली, इधर से छुरी चली, तो 2 बार ऑक्सीडाइज होएगा तो क्या बनेगा? HCOH। 3 वाला भी 2 बार HCOH, 4 वाला भी HCOH, 5 वाला भी HCOH, 6 वाला केवल एक बार ऑक्सीडाइज हुआ, एक बार ही तो छुरी चली है, तो HCHO, है ना। तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 5 मोल्स ऑफ HCOOH, जिसमें कार्बन आपका है 1, 2, 3, 4, 5 और 1 मोल आपको मिला HCHO, जिसमें कार्बन है 6। ठीक है। तो अगर आप फ्रक्टोज को तोड़ेंगे तो आपको फिर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। फ्रक्टोज को तोड़ा,
तोड़ लेना तुम, है ना। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। फ्रक्टोज आपका ये होता है CH2OH H OH H OH OH H, और यहाँ पर आपका है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका CH2OH। सर यहाँ पे ये CH3CO होल 4 भी नहीं है कहाँ? सबसे ऊपर वहाँ तो ये डंडे की तरह रखा जो आप सर इधर देखो मैं हाँ इधर होगा कहाँ ये? ऊपर CH3CO 4 है, हाँ टेट्रा एसिटेट लेड है ये टेट्रा एसिटेट लेड है, हाँ जानबूझ के 4 है ये, 2 नहीं है। सर अगर सबसे नीचे वाला BCH होता तो वो BCOH बनता HCOH। इसको देखिएगा अब ये इसे तोड़ने पे क्या बनेगा, है ना।